फिल्म की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध की एक लड़ाई के दौरान घायल सैनिकों का इलाज करने वाली एक मेडिकल टीम से शुरू होती है, जहां एक फ्रांसीसी अधिकारी को 3 बार गोली मारी गई थी, लेकिन फिर उसके पेट से डॉक्टर को 4 गोलियां मिलती हैं और अंतिम गोली जर्मन निर्मित नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि वह चांदी की बनी हुई प्रतीत होती है। फिर 35 साल पहले 19वीं सदी के अंत में वापस जाते हैं, जहाँ हम शेमस लॉरेन के परिवार में उनकी पत्नी इसाबेल और उनके बच्चे चार्लोट और एडवर्ड को दिखाया जाता है। इसके बाद उनके घर के पास जिप्सियों का एक समूह गाड़ियों में आता है और शिविर लगाता है। एक बड़े तूफान की आशंका में जिप्सी फ्लोरेंस थियोडोर को मुट्ठी भर सिक्के देती है और उसे चांदी तैयार करने के लिए कहती है। वह सिक्कों को पिघलाता है और चांदी को लंबे नुकीले दांतों के आकार में ढालता है, जिससे एक भयानक नकली दांत तैयार होता है, जिसे फ्लोरेंस फिर वेदी पर रख देती है। उसी रात चार्लोट और एडवर्ड वयस्कों की सभा के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और बातचीत को सुनने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जिप्सियों का एक समूह है जो इस क्षेत्र में बस गए हैं। कुछ भूमि के स्वामित्व का दावा करते हैं। पुजारी ने माना कि जिप्सी के दावे को साबित करने वाले रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन उनका कहना है कि उस जानकारी को बदलना आसान है और सुझाव देते हैं कि वे अपने पड़ोस से घुसपैठियों को हटाने के लिए भाड़े के सैनिकों को किराए पर लेना चाहिए, भले ही इसके लिए उन्हें धमकी देनी पड़े। अगले दिन बैरन उस योजना को अमल में लाने के लिए जिप्सी शिविर में जाते हैं, लेकिन बातचीत 2 मिनट भी नहीं चलती कि पहली गोली चल जाती है। दुश्मन से घिरे जिप्सियों के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है और बैरन टेंट में आग लगाने के अलावा गोलीबारी भी जारी रखते हैं। तबाही पूरी हो चुकी है और बैरन भी कमजोर लोगों पर अपनी जीत का जश्न मनाते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं। फ्लोरेंस को थियोडोर के साथ पकड़ लिया जाता है और भाड़े के सैनिक डेंचर भी जब्त कर लेते हैं। शेमस का एक आदमी जिप्सी लोगों के अंधविश्वासों को कोसना शुरू कर देता है और आक्रमण के बारे में शिकायत करता है। जब जिप्सियों ने आक्रमण किया तो उन्हें पता था कि जमीन का एक मालिक है। भाड़े के सैनिक की नजर चांदी के दांतों पर है, लेकिन वह हर चीज के लिए प्रति इतनी घृणा रखता है कि वह उस वस्तु को उसके मालिक के साथ दफनाने का आदेश देता है। लेकिन उससे पहले फ्लोरेंस को अपनी दोस्त का भयानक भाग्य को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हाथ और पैर खोने के बाद थियोडोर को उसके सिर पर बर्लैप की बोरी के साथ एक क्रॉस से बांध दिया जाता है और फिर उसे बिजूका की तरह मैदान के बीच में लटका दिया जाता है। इसके बाद फ्लोरेंस को जिंदा दफना दिया जाता है। वह डेंचर वाले बॉक्स को कसकर पकड़े हुए सभी तरह की गालियां दे रही होती है। इस बीच शेमस के घर पर उसके बच्चे खुशी से गाते हैं। उन्हें अपने पिता द्वारा घर के पास किए गए इन भयावह आदेशों से अनजान है। उस रात शार्लोट को एक बिजूका के बारे में भयानक सपना आता है, जो अपने आप अपना सिर हिलाता है और वह खुद को उसके पास एक जगह पर मिट्टी खोदते हुए पाती है। गांव की सराय में जॉन मैकब्राइड नामक एक रोग विज्ञानी एक कमरा मांगने आता है और पूछता है कि क्या क्षेत्र में जिप्सियों के होने की रिपोर्ट मिली है, लेकिन परिचारक सवाल को टाल देता है और उस पर संदेह करता है। कुछ ही समय बाद लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड बात करते हुए दिखाई देते हैं और हम देखते हैं कि दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। अल्फ्रेड आगंतुक से यह पूछने की कोशिश करता है कि वह वहां क्या करने की योजना बना रहा है, लेकिन जॉन भी टालमटोल करता है। अगले दिन एडवर्ड यार्ड में तलवारें खेल रहा है, जैसा कि वह आम तौर पर तब करता है जब उसका ध्यान धुएं की ओर जाता है। धुंध का पीछा करते हुए वह बिजूका के पास पहुंचता है, जहां उसे एक महिला की आवाज में फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। एडवर्ड खुदाई करना शुरू करता है और डेंचर वाला बॉक्स ढूंढता है, जिसके तुरंत बाद उसे हवा में लटकी हुई फ्लोरेंस का एक दृश्य दिखाई देता है। वह तेजी से उसके पास आने लगती है और जब वह लगभग वहां पहुंच जाती है तो लड़का चीखते हुए जाग जाता है। यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन एडवर्ड अब आधी रात को यार्ड में चिल्ला रहा है। अगले दिन टिम्मी नाम का एक लड़का कहता है कि उसके पास चार्लोट और दूसरे बच्चों को दिखाने के लिए कुछ है, लेकिन उनसे गोपनीयता की शपथ लेने के लिए कहता है, क्योंकि अगर शेमस को पता चल गया तो वह उसके परिवार को भगा सकता है। बिजूका के पास पहुंचकर एडवर्ड कहता है कि गांव के बुजुर्गों ने बच्चों को वहां आने से मना किया है। टिम्मी जवाब देता है कि ऐसा तब से है जब उस इलाके में आग लग गई थी, और फिर पूछता है कि क्या दूसरों ने भी बिजूका का सपना देखा था। सभी लोग एक ही दुस्वप्न को स्वीकार करता है और टिम्मी अपने दोस्त के डर को अनदेखा करते हुए बॉक्स को खोदने का फैसला करता है। जैसे ही वह बॉक्स खोलता है, उसका हाथ कांपने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसे अपने वश में कर रही है, जिसके कारण लड़के को नकली दांत पहनने पड़ते हैं। टिम्मी अपने दोस्तों की ओर भयानक मुस्कान के साथ मुड़ते हुए एडवर्ड पर हमला करता है और उसकी गर्दन काट लेता है। चार्लोट घर भागकर वयस्कों को सचेत करती है, जो लड़के को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ते हैं। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है और वह कमरे में अंधेरे के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन इसाबेल कहती है कि रोशनी उनके बेटे की आंखों को परेशान कर रही थी। एक त्वरित जांच के बाद डॉक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि एडवर्ड को एक जंगली जानवर ने काटा था,
लेकिन चार्लोट जानती है कि यह सच नहीं है। रात में उसे फिर से वही दुःस्वप्न आता है और वह अपने भाई के कमरे से आने वाली एक अजीब सी आवाज सुनकर जाग जाती है। वह वहां जाती है और एडवर्ड को हाँफते हुए पाती है, जैसे कि वह घबराया हुआ हो। कंबल उठाते हुए वह देखती है कि उसके शरीर पर जड़ों जैसी दिखने वाली कोई चीज हावी हो रही है और वह अपने माता पिता से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। शेमस अपने बेटे के कमरे में जाता है और बिस्तर खाली पाता है तथा चादरों पर खून के धब्बे लगे होते हैं। सामने का दरवाजा खुला है, लेकिन लड़के का कोई निशान नहीं है और शेमस जंगल में खोज करने का फैसला करता है। चार्लोट स्वयं सेवकों के बीच टिम्मी को देखकर घबरा जाती है, लेकिन वह कुछ भी कहने का फैसला नहीं करती। कोई भी लड़के को नहीं ढूंढ पाया और इसाबेल इस नुकसान से काफी दुखी है। कुछ दिनों बाद लेफ्टिनेंट अल्फ्रेड जॉन मैकब्राइड के दरवाजे पर दस्तक देकर उनसे गायब होने के बारे में मदद मांगता है और यह स्वीकार करता है कि जिप्सियों से संबंधित एक घटना हुई थी। टिम्मी ने चार्लोट को बात करने के लिए चर्च में बुलाया और खुलासा किया कि उसे घटना याद नहीं है। वह सब कुछ बताती है जो हुआ और कहती है कि किसी ने भी वयस्कों को सच नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने इसे गुप्त रखने की अपनी शपथ का सम्मान किया था। टिम्मी बहुत सदमे में है और बाइबल से कुछ पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें कहा गया कि कृत्रिम दांत जूडास को मिले चांदी के सिक्कों से बनाए गए थे। उसने एक पृष्ठ फाड़ दिया और अपने दोस्त को सौंप दिया और बताता है कि कृत्रिम दांत चर्च की पवित्र भूमि में छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा करने से भी अभिशाप नहीं हटता। और टिम्मी कहता है कि सभी को बुजुर्गों के पापों का भुगतान करने के लिए मारना होगा। अचानक नौकरानी अनाइस ने कन्फेशनल का दरवाजा खोला और टिम्मी डरकर भाग गया, जबकि वह चार्लोट को घर ले गई। चर्च के सामने कुछ दूरी पर एडवर्ड को बिना शर्ट के देखने का आभास होता है। वह उसका नाम पुकारते हुए उसके पीछे जाता है, जब तक कि वह खुद को जंगल के बीच में खड़ा नहीं पाता और कुछ उसकी ओर आ रहा होता है। टिम्मी मुश्किल से देख पाता है कि वह क्या है जब वह चीज उसके पास से गुजरती है और इस प्रक्रिया में उसका हाथ फट जाता है। भयभीत होकर वह लड़खड़ाता हुआ भाग जाता है और छिपने की कोशिश करता है, लेकिन करीब आने वाली गुर्राहटों से पता चलता है कि उसे ढूंढ लिया गया है। जब अल्फ्रेड और जॉन शेमस के घर पहुंचते हैं तो वह चेतावनी देता है कि स्थिति और खराब हो गई है और उन्हें जंगल में उस केबिन में ले जाता है जहां टिम्मी छिपा हुआ था। अल्फ्रेड अंदर जो कुछ भी देखता है उसे चौंक जाता है और अपनी मतली को रोकने की कोशिश करते हुए बाहर निकलता है, लेकिन जॉन खुद जांच करने का फैसला करता है और पाता है कि टिम्मी के अवशेष पूरी तरह से क्षत विक्षत हैं। उसे लड़के की जेब में बाइबल का एक पन्ना मिलता है जिस पर चांदी के सिक्कों के बारे में लिखा हुआ है। केबिन से बाहर निकलते हुए वह घोषणा करता है कि यह एक भेड़िया हमला था और अल्फ्रेड फैसला करता है कि इससे एडवर्ड पर मामला भी बंद हो जाता है। शेमस को आश्चर्य होता है जब लेफ्टिनेंट समझाता है कि देश एक भयानक चेलेरा संकट से गुजर रहा है और इस समय संसाधनों को बर्बाद करने का कोई तरीका नहीं है। इसके बावजूद जॉन अकेले ही जांच जारी रखने की पेशकश करता है और अल्फ्रेड इसका विरोध नहीं करता। जब शेमस उसे घर की जांच करने के लिए ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है तो वह एहतियात के तौर पर ग्राउंड फ्लोर की खिड़कियों को बंद करने की सलाह देता है। जॉन अपने परिवार के साथ रहता है और रात के दौरान उसे भी बिजूका का सपना आता है। केवल अपने सपने में वह बॉक्स खोजने के बाद खुदाई जारी रखता है और उसे फ्लोरेंस का शव मिलता है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है और वह एक महिला को एक गोरी लड़की के साथ हाथ मिलाते हुए देखता है। पीछे मुड़ते ही जॉन को पता चलता है कि बिजूका गायब हो गया है और उसे सड़क के दूसरी ओर देखकर हताश हो जाता है और वह उन दोनों को वहां से ले जाता है। जब वह चौंक कर उठता है और मोमबत्ती जलाता है तो हम बिस्तर के किनारे एक चित्र देखते हैं जिसमें वही महिला और लड़की दिखाई देती है। अनजाने में वह शेमस और उसकी पत्नी के बीच लड़ाई की आवाज सुन लेता है। जॉन को यह समझ में आने लगता है कि एडवर्ड के गायब होने से इसाबेल और चार्लोट इतने दुखी हैं कि वे शेमस की आज्ञाकारिता बनाए रखने में असमर्थ हैं, जो व्यवस्था और दिखावे को सबसे ऊपर रखता है। अगले दिन भोजन के दौरान चार्लोट अचानक पूछती है कि क्या वे सभी मर जाएंगे। तभी उसके पिता उसे मेज पर इस तरह से बात करने से मना करते हैं। जिस दरवाजे से एडवर्ड भागा था उस पर खून जैसा एक दाग है और जॉन उस दरवाजे को तब खुरचने का फैसला किया जब कोई भी आसपास नहीं था। अपने कमरे में वापस आकर वह अपने अंगूठे पर रेजर चलाता है ताकि वह एक बूंद निकाल सके जिसकी तुलना वह नमूने से कर सके। दरवाजे पर लगे खून की संरचना केवल एक ही तरह की है और वह स्थिर रहती है, जबकि उसके खून की एक और तरह की संरचना है जो गतिशील है। प्रयोग में एक धीमी आवाज के कारण बाधा उत्पन्न होती है जिसकी जांच करने का जॉन फैसला करता है। खिड़की पर लगे कीलों वाले बोर्ड से झांकते हुए उसे एक जानवर की आंख की झलक दिखाई देती है और वह शेमस से राइफल लाने के लिए कहता है। जब दोनों दरवाजा खोलते हैं तो जानवर पहले ही जा चुका होता है और जॉन चेतावनी देता है कि शिकार पर जाने के लिए एक समूह का आयोजन करना आवश्यक होगा। शेमस अन्य बैरनों को आमंत्रित करता है और वे एक युवा बाहरी व्यक्ति को आदेश देते हुए सुनकर बहुत खुश नहीं होते हैं, लेकिन जॉन बताता है कि वह एक ऐसे ही मामले में शामिल था जो गोर्डन के जानवर के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ था। अन्य लोग यह सुनकर चौंक जाते हैं कि मौजूदा मामला भी उसी तरह का हो सकता है और
पूछते हैं कि क्या सेना को बुलाना बेहतर नहीं होगा। जॉन भी इससे सहमत होता है, लेकिन समझाता है कि जब तक किसी तरह की पुष्टि या सबूत नहीं मिल जाता तब तक कोई नहीं आएगा। इससे बैरनों को यकीन हो जाता है और वे गांव के सभी लोगों को अपने घरों के अंदर रहने और अपनी खिड़कियों को बंद करने का आदेश देते हैं जब तक कि जानवर को पकड़ नहीं लिया जाता। हालांकि तीनों किसानों को आदेश की अवहेलना करने में ज्यादा समय नहीं लगता। अनिच्छा और डर के साथ एनी मैरी नाम की एक लड़की अपने दोस्तों जैकब और कैलम के साथ मैदान में एक छोटे से काम के लिए जाती है। एक अजीब सी आवाज सुनकर कैलम जमीन से एक भारी टहनी उठाता है और खतरे की जांच करने के लिए जंगल में घुस जाता है। एन मैरी उसका नाम पुकारती है और वह बेचैन हो जाती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता। अब उसे ही तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं और उसे लगता है कि कुछ तेजी से गुजर रहा है। जैकब की तलाश करते हुए वह उसे बाढ़ पर झुका हुआ पाती है और उसकी तरफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। एन मैरी करीब आती है और उसे डर लगता है कि कोई चीज जैकब को खा रही है। वह चिल्लाती है और भाग जाती है, लेकिन वह प्राणी उसे नीचे गिरा देता है और उसे खाना शुरू कर देता है। कैलम कहीं से प्रकट होता है और टहनी से राक्षस पर हमला करता है और अपने दोस्त को भागने के लिए कहता है। एक लाल स्प्रे उसके चेहरे पर पड़ता है, जिसके बाद वह रेंगती हुई दूर चली जाती है, अंततः खड़े होने और भागने का साहस जुटाती, क्योंकि उसे पता है कि वह अकेली बची है। उसके पड़ोसी उसे अपने साथ ले जाते हैं और इसकी अधिकारियों को सूचित करते हैं, जिन्हें उसके द्वारा बताई गई जगह पर केवल कुछ चीथड़े मिलते हैं। जॉन उत्तरजीवी से पूछता है कि क्या उसने जानवर को देखा है, लेकिन उसके बयान को भ्रम के रूप में खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि उसने कहा कि उसने एक मॉन्स्टर को देखा था। जब जॉन को पता चलता है कि अनमेरी को भी काटा गया है, तो वह उसे व्यक्तिगत रूप से और जितनी जल्दी हो सके जांचने के लिए कहता है। हालांकि जब तक वह पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि खिड़की खुली होती है, अनमेरी गायब हो चुकी होती है और बिस्तर की चादरें दागदार होती हैं। जॉन ने शेमस को समझाते हुए कि स्थिति की गंभीरता उसके विचार से कहीं अधिक है, वह सभी को चर्च के अंदर रहने और एक बैरिकेड बनाने का आदेश देता है तथा कहा कि गांव की आबादी का शिकार किया जा रहा है। इस बीच अनमेरी खुद को जंगल में घसीट रही है और किसी प्रकार के परिवर्तन से गुजर रही है। वह भ्रमित दिख रही है। वह पानी के लिए विनती करती है और जब उसकी पीठ से कुछ उगना शुरू होता है तो वह चिल्लाती है। ये वही जड़ें हैं जो एडवर्ड पर उग आई और वे लड़की को नदी में घसीटती हैं तथा उसके शरीर को कोकून की तरह लपेट लिया। रात में जॉन की सिफारिशों का पालन करते हुए लोग चर्च में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े हो जाते हैं। पूरी तरह से जागते हुए वह इसाबेल से बात करता है और अपने परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में बताता है। उसकी पत्नी और उसकी बेटियां गावोडन नामक भेड़िए के शिकार थे और इसीलिए वह खुद को इसी तरह के मामलों की जांच करने के लिए समर्पित करता है। फिर वह इस बारे में बात करता है कि कैसे जिप्सियों का एक समूह वहां आया और उन्होंने इस त्रासदी को अपने लोगों की ओर से एक अभिशाप के रूप में पहचाना। केवल जिप्सी चांदी से ही रोका जा सकता था। इसाबेल अपने पति द्वारा आदेशित नरसंहार के बारे में बताना शुरू करती है, लेकिन वह उसी समय वहां पहुंच जाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। अगली सुबह जॉन जाल बिछाने के लिए अकेले बाहर जाता है और बिजुका के पास से गुजरते समय उसकी नजर जमीन में बने छेद पर पड़ती है। जाल खोदने में बहुत मेहनत करने के बाद उसकी थकान बुरी यादों के साथ घुलने लगती है और वह तभी होश में आता है जब उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वह केबिन में घुसने वाले मॉन्स्टर को देखता है और अपने जाल में न फंसने के लिए सतर्क रहता है। जब जानवर दरवाजे से बाहर निकलता है और हमला करता है तो जॉन उसे रास्ते से हटा देता है और वह खंभे पर लटक जाता है। फिर वह राक्षस को लपेटता है और शव परीक्षण करने के लिए उसे गांव ले जाता है। शेमस और अन्य यह देखकर चौंक जाते हैं कि यह स्पष्ट रूप से भेड़िया नहीं है, लेकिन जॉन को आश्चर्य नहीं होता। वह चेतावनी देता है कि यह काम आसान नहीं होगा और उस विशाल जीव के शरीर को खोलना शुरू कर देता है, जब तक कि सभी लोग डर के मारे उसके शरीर के अंदर कुछ हिलता हुआ देखकर उछल नहीं पड़ते। ऐसा प्रतीत होता है कि चेहरा कीचड़ से ढका हुआ और एक झिल्ली में लिपटा हुआ दिखाई देता है। वे जल्द ही अनमेरी को पहचान लेते हैं और महसूस करते हैं कि वह भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन जॉन किसी को भी उसे छूने नहीं देता, यह समझाते हुए कि पीड़ित पहले से ही बर्बाद हो चुके हैं और वे फिर कभी उस स्थिति में नहीं लौटेंगे। वह दूसरों को समझता है कि वे उसे शीघ्र समाप्त कर सकते हैं। अनमेरी झिल्ली को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और भयानक चीखों के साथ बाहर निकलती है, जिससे यह साबित होता है कि जॉन सच बोल रहा है और एक गोली से उसकी पीड़ा समाप्त हो जाती है। और शेमस यह सोचकर दुखी हो जाता है कि एडवर्ड के साथ भी यही हुआ है। जॉन का धैर्य जवाब दे जाता है और पूछता है कि वह महिला कौन है जो सपनों में बिजुका के नीचे दबी दिखाई देती है। शेमस जवाब नहीं देता और श्रापों पर विश्वास करने से इनकार करता है तथा कहता है कि उसका बेटा निर्दोष था। किसी भी मामले में वह पूछता है कि कोई भी इसाबेल को यह न बताए कि लड़के के साथ वास्तव में क्या हुआ था और वादा करता है कि वह व्यक्तिगत रूप से इसका पता लगाएगा, क्योंकि इस मुद्दे को खत्म करना उसकी जिम्मेदारी है। यह देखते हुए कि उसका विरोध करना व्यर्थ है, जॉन इसाबेल के साथ बातचीत जारी रखने के लिए उसके शिकारियों के साथ जाने का इंतजार करता है। वो उसे वह फोटो दिखाती है जो उस दिन ली गई थी, जिस दिन
जिप्सियों को वहां से निकाला गया था और जॉन उसे बाइबल के उस पन्ने के बारे में बताता है जो उसे टिम्मी की जेब में मिला था। उनका कहना है कि रहस्य की कुंजी उस महिला के पास दफन है और उसका संबंध चांदी के सिक्कों से है। तब चार्लोट अंततः, यद्यपि आंशिक रूप से अपनी चुप्पी तोड़ती है, वह एक और पृष्ठ दिखाती है जिसमें यह सिद्धांत बताया गया है कि दांतों से प्राप्त चांदी वही है जो जूड्स को दी गई थी, और यह बताती है कि टिम्मी ने डेंचर को चर्च के कन्फेशनल में छिपा दिया था। जॉन तुरंत वहां जाता है और जैसे ही वह उस वस्तु को अपनी आंखों से देखता है तो वह सेना को बुलाने का आदेश देता है। जब शेमस और उसके साथी मॉन्स्टर के किसी भी संकेत का इंतजार कर रहे थे, एनिस ने जल्दी से कपड़े इकट्ठा किए। वह दो भयानक पंजे देखकर डर गई और जोर से चीख पड़ी। जब हवा से चादर हटता है तो राक्षस उसके बहुत करीब दिखाई देता है। नौकरानी भागने की कोशिश करती है लेकिन मॉन्स्टर उस पर कूद पड़ता है जिससे लटकी हुई चादरों पर खून फैल जाता है। जीव के चले जाने के बाद एनिस खुद को अंदर खींचती है और अकेले ही इलाज का काम करती है। चर्च में जॉन चांदी के दांतों को पिघलाता है और उन्हें 4 गोलियों में बदल देता है। जब शेमस शिकार से खाली हाथ और बहुत छिड़कर लौटता है, तब तक एनिस पहले से ही खुद को संभाल चुकी होती है। वह हमले के बारे में कुछ नहीं बताती है और परिवार को डिनर परोसते समय अपनी पीड़ा को छिपाने की कोशिश करती है। हालांकि जॉन खून से सनी चादरें देखता है और डरे हुए अंदर जाता है और पूछता है कि क्या कोई गायब हुआ है, लेकिन शेमस उसे इसाबेल के सामने इस विषय को जारी रखने की अनुमति नहीं देता है। जॉन को सांत्वना नहीं मिलती और वह कहता है कि यह सब उसकी गलती है और उसे याद दिलाता है कि उसका अपना परिवार भी ऐसे लोगों ने पीड़ित किया था। शेमस उसे घर छोड़ने का आदेश देता है लेकिन वह कहता है कि वह बरामदे पर सेना का इंतजार करेगा। शार्लोट अपनी माँ से उसके साथ सोने के लिए कहती है और शेमस डेस्क पर रात बिताता है, जबकि एनी अपने कमरे में मेटामॉर्फोसिस का अनुभव करती है। वेंटिलेशन शाफ्ट से अजीब आवाजें सुनकर शेमस एक राइफल लेता है और जांच करने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ता है। उसी समय जॉन चाय बनाने के लिए अंदर आता है और अपनी राइफल दरवाजे पर छोड़ देता है। और ऐसा का कमरा अन्य पीड़ितों की तरह है, जिसमें बिस्तर खाली है और चादरें दागदार हैं, लेकिन खिड़की बंद है। यह अनुमान लगाते हुए कि वह अभी भी कमरे में है, वह चारों ओर देखता है और अचानक उस पर हमला होता है जिससे उसकी मोमबत्ती गिर जाती है। इसाबेल को चूल्हे पर केतली की आवाज सुनाई देती है और वह रसोई घर में चली जाती है। रास्ते में उसे एहसास होता है कि शेमस अब डेस्क पर नहीं है। वह जॉन से पूछती है कि क्या उसने उसे देखा है और तभी उन्हें गोली की आवाज सुनाई दी। जॉन को कमरे के बीच में जलता हुआ एक जीव दिखाई देता है और जब इसाबेल चिल्लाना शुरू करती है तो वह नीचे की ओर भागता है। वह कहती है कि शेमस उसके पास से गुजरा और सामने के दरवाजे से बाहर चला गया। जॉन चेतावनी देता है कि आग फैल रही है और वह शेमस के पीछे जाता है, जबकि इसाबेल अपनी बेटी को ढूंढने जाती है जो अब तक बिस्तर के नीचे छिपी हुई थी। जब जॉन शेमस को अस्तबल में पाता है तो वह बताता है कि उसे काटा लिया गया था और अपने परिवर्तन से बचने के लिए आग जला देता है। इसी समय जब इसाबेल घर के अंदर से अपनी बेटी को बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है तो वह उस प्राणी को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देख लेती है। तो वे जल्दी से छिप जाते हैं और उस चीज के गुजरने का इंतजार करते हैं, लेकिन वे वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते क्योंकि आग पहले ही पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी होती है। दबे पांव वे दोनों जॉन के साथ सामने के दरवाजे तक पहुंचते हैं जो उन्हें चर्च ले जाने का फैसला करता है। बीच रास्ते में उसे एहसास होता है कि वह मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा है और वह दोनों को जमीन पर लेट जाने का आदेश देता है। चार्लोट यह जानकर भयभीत हो जाती है कि वहां गिरे हुए लोगों में से एक उसकी दादी है। जॉन पहली चांदी की गोली चलाता है और यह वास्तव में मॉन्स्टर को दूर भगा देती है, जिससे तीनों सुरक्षित रूप से चर्च पहुंच जाते हैं। टिम्मी के पिता यह सुनकर अपना धैर्य खो देते हैं कि शेमस चला गया है और अब सेना के आने तक इंतजार करने की योजना है। वह बाहर जाकर मॉन्स्टर से बदला लेना चाहता है, लेकिन जॉन समझाता है कि वह केवल चांदी की गोलियों की वजह से ही वहां जीवित पहुंचा था। चूंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए लक्ष्य पर निशाना साधने की बेहतर संभावना के लिए इनका उपयोग दिन के उजाले तक इंतजार करना जरूरी है। कई घंटों बाद सभी लोग सो रहे हैं। जैसे ही इसाबेल अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती है, उसे बाहर से चीखने की आवाज सुनाई देने लगती है और वह दरवाजे के पास पहुंचती है और उससे मदद के लिए बाहर आने की विनती करती है। इसाबेल हताश होकर दरवाजा खोलने लगती है और शोर सुनकर सभी जाग जाते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि वह उसे रोक सके। वह बाहर घने कोहरे को देखती है और जब मॉन्स्टर प्रकट होता है तो वह अपनी सांस रोक लेती है। लोग गोली चलाना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ भी उस मॉन्स्टर को रोक नहीं पाता। वह चर्च पर आक्रमण कर देता है तथा अराजकता और विनाश फैलाता है। जॉन दूसरी चांदी की गोली चलाता है जो लक्ष्य से चूक जाती है और इसाबेल शोरगुल के ऊपर चिल्लाती है। अपने ही बेटे से भागने का दृढ़ निश्चय करती है। वह काट ली जाती है और जॉन फिर से गोली चलाने से पहले उससे माफी मांगता है। कोई अन्य विकल्प न होने पर गोली इसाबेल के शरीर को छेदती है और उस मॉन्स्टर को मारती है जो एडवर्ड के रूप में वापस आ जाता है। दोनों चर्च के फर्श पर तब तक लेटे रहते हैं जब तक कि लड़का फिर से अपनी आंखें नहीं खोलता, लेकिन उसकी मां बच नहीं पाती। चर्च में उस रात की त्रासदी के बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता और
जॉन उसे चार्लोट के साथ गोद ले लेता है। तब हमें पता चलता है कि एडवर्ड 35 साल और जीवित रहेगा, क्योंकि वह फ्रांसीसी अधिकारी है जो युद्ध के मैदान में अपनी जान गंवाता है।